गुड मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल में मैं हूं आपका दोस्त गौरव और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर साइंस, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री तथा फिजिक्स की क्लासेस को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज जो है वो नंबर है केमिस्ट्री का, और केमिस्ट्री के अंतर्गत आज मैं आपके लिए लाया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेडियो एक्टिविटी। ओके, ये जो टॉपिक है ये कई लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे क्वेश्चंस हमेशा बनते हैं। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी को हम आज डिटेल से पढ़ेंगे, इसकी एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ स्टडी पोर्टल पे आपको विभिन्न एग्जाम्स जैसे KBS, NBS, सीटेट और आपके SSC बैंकिंग, इन सभी जो एग्ज़ाम्स हैं इनकी तैयारी की जाती है, कराई जाती है। वीडियो लेक्चर्स आपको सारे प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको अगर किसी भी प्रकार का प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हैंड रिटन नोट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये जो नोट्स हैं ये मैंने खुद हाथ से तैयार किए, तो इस प्रकार के जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए जाते हैं, मेरे द्वारा खुद बनाए गए हैं, और आपको अगर चाहिए तो आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए। अब तो आज का भाई हमारा जो टॉपिक है वो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हमने केमिस्ट्री से लिया है, और वो है रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता, जिसको आप कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता क्या होती है? आप सबने सुना होगा कि ये पदार्थ, ऐसा नाम सुना होगा कि ये फलाना पदार्थ क्या है, रेडियो एक्टिव है, लेकिन एग्जैक्टली रेडियो एक्टिव क्या चीज़ होती है ये अभी बहुत कम लोगों को पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। परिभाषा लिख लेते हैं पहले। प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ पदार्थ स्वतः ही कुछ अदृश्य किरणों का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, ये पदार्थ रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं भाई जो कि खुद ब खुद क्या करते हैं, कुछ ऐसी अदृश्य तरंग किरणें हैं उनको उत्सर्जित करते हैं। अदृश्य मतलब जो दिख नहीं सकती है, इस प्रकार की जो रेज हैं उनको एमिट करते हैं, और ये पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं, रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। और इन पदार्थों का जो ये गुण है, कौन सा, एमिशन का, इसी को रेडियो एक्टिविटी या रेडियो सक्रियता कहते हैं। ठीक है, और जो उत्सर्जित होने वाली जो किरणें हैं उनको आप रेडियो एक्टिव रे कहा जाता है। ठीक है, तो उत्सर्जित जो किरणें हैं जो कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित की जाती है उनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव किरणें। ठीक है, तो ये है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है, उदाहरण की बात करें तो यूरेनियम। तो ये है आपका रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, अब हम इसमें देख लेते हैं कि खोज किस प्रकार से हुई। ये तो हमने केवल इसकी डेफिनेशन को समझ लिया कि क्या होते हैं, जो किरणों को उत्सर्जित करती है, अदृश्य किरणों को, वो क्या कहलाते हैं, आपके रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाते हैं। अब इसकी खोज या डिस्कवरी,
तो सबसे पहले जो है 1896 ईस्वी में हेनरी बैकेरल जो है कि जो कि फ्रांसीसी साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले 1896 में इस घटना की खोज की थी। कौन सी घटना? रेडियो एक्टिविटी की घटना। और किस पर की थी? यूरेनियम। ठीक है ना। जो यूरेनियम पदार्थ है, इसको इन्होंने पाया था कि ये क्या कर रहा है, किरणों को क्या कर रहा है, अवशोषित एमिट कर रहा है या उत्सर्जित कर रहा है, कुछ अदृश्य किरणों को, जिनका इन्होंने डिटेक्ट किया था, पता लगाया था। तो सबसे पहले घटना जो खोज करता है वो माना जाता है हेनरी बेकेरल। ये एग्जाम में कहीं भी आएगा तो खोजकर्ता कौन माना जाएगा? हेनरी बेकेरल माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इसमें जो है आगे खोज होती गई। उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण योगदान है वो है 1898 में मैडम क्यूरी तथा पियरे क्यूरी, ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। इन्होंने क्या किया? रेडियो एक्टिविटी को परमाणुविक घटना सिद्ध किया। ठीक है, यानी एटॉमिक फिनोमिना। तो जो मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी है, इन्होंने जो है वो प्रूव कर दिया कि ये जो घटना होती है रेडियो एक्टिविटी की, ये एक क्या है? एटॉमिक फिनोमिना है, एक परमाणु घटना है। इसमें क्या होता है? परमाणु का विखंडन होता है नाभिक के अंदर। परमाणु के अंदर जो नाभिक न्यूक्लियस होता है उसका विखंडन होता है। तो ये इन्होंने बताया, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी। ये इसके लिए इनको क्या दिया जाए, मतलब काफी ये प्रोमिनेंट है इस क्षेत्र में। इनको शायद से इसमें नोबेल भी मिला था, मुझे कंफर्म नहीं है। तो ये जो मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी है, रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में इनके योगदान को देखते हुए यूनिट भी इन्हीं के नाम से है। तो जो रेडियो एक्टिविटी है उसकी जो यूनिट है वो है क्यूरी। याद रखना, इसकी जो मात्रक या यूनिट है वो भी क्यूरी या क्यूरी है, जो कि किसके नाम पर है? इन्हीं के नाम पर है। ठीक है। तो ये इनका महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद इन्होंने 1903 में आगे क्या हुआ? 1903 ईस्वी में पिच ब्लेंड, ये क्या है? खनिज है, मिनरल है। ठीक है। इस पिच ब्लेंड से रेडियम नाम के एक रेडियो एक्टिव तत्व का भी पता लगाया। किसने? इन्होंने ही, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, इन्होंने। तो जो ये पिच ब्लेंड से इन्होंने इस खनिज, ये पिच ब्लेंड एक क्या है? अयस्क है, एक खनिज है, मिनरल है, और इसका एक आइसोटोप है या समस्थानिक है। इस खनिज का एक समस्थानिक या आइसोटोप है कौन? पिच ब्लेंड। और उससे इन्होंने पता लगाया रेडियम का। तो रेडियम जो है वो क्या था? अति सक्रिय रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है। यानी कि ये ऐसा पदार्थ था कि जो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या कर रहा था? रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जित कर रहा था। बहुत ज्यादा ये सक्रिय था रेडियम। तो इसके बाद से एक तरह से इस घटना, ये जो इसकी खोज थी, रेडियम की खोज, ये एक रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके बाद इसमें और भी आगे प्रयोग होते चले गए। तो इस प्रकार से जो रेडियो एक्टिविटी है वो उसकी डिस्कवरी हुई, खोज हुई। ठीक है। तो समझ गए आप लोग। अब आगे चलते हैं कि इसका रीजन क्या है। ठीक है। तो भाई रीजन, रेडियो एक्टिविटी
का कारण। तो जो अलग अलग प्रयोग हुए या इन्होंने जो प्रयोग किए उसके आधार पर रेडियो एक्टिविटी जो है उसका रीजन जो बताया गया है वो है परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो तत्व हैं, कौन कौन से होते हैं, तत्वों का स्वतः विखंडन या डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, जो नाभिक में तत्व होते हैं वो खुद ही विखंडित होते रहते हैं, स्वतः ही विखंडित होते रहते हैं, और उनकी जो नंबर्स हैं, जो परमाणु द्रव्यमान है, परमाणु क्रमांक है, वो लगातार चेंज होता रहता है जैसे जैसे उससे जो एमिशन है अल्फा कणों का या बीटा कणों का, अभी बताऊंगा आगे, यानी जो रेडियो एक्टिव किरणें हैं उनका एमिशन जैसे जैसे होता है तो उसके अंदर, नाभिक के अंदर जो उसकी संख्या है, द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या, ये सब बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, और उसका विखंडन या डिके होता रहता है, यानी वो पदार्थ घटता रहता है। ठीक है, तो वो रेडियो एक्टिविटी का यही कारण है। ठीक है, क्योंकि वो पदार्थ घट रहा है विखंडन के कारण, और उससे लगातार रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही हैं, रिलीज हो रही हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो इसमें आए हैं वो प्रमुख जो इसमें क्षेत्र में खोज की है वो की है रदरफोर्ड ने। ठीक है, अब 1913 में आए रदरफोर्ड। जो 1913 है उसमें रदरफोर्ड जो है वो आए, और उन्होंने क्या किया कि जो ये रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही थी इसको इन्होंने क्या किया, विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित किया। यानी कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ था उसको, उससे जब किरणें निकल रही थी तो उन्होंने इसको प्रवेश कराया, इसका कहाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, और उसके बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ जो किरणें थी वो नेगेटिव पोल की तरफ भाग रही हैं, कुछ जो किरणें हैं वो पॉजिटिव पोल की तरफ भाग रही हैं, लेकिन कुछ किरणें ऐसी थी जिन पर कोई भी इफेक्ट मैग्नेटिक व इलेक्ट्रिक फील्ड का नहीं हो रहा। समझ गए, तीन प्रकार से, एक तो नेगेटिव पोल की तरफ भाग रही थी कुछ किरणें, कुछ पॉजिटिव पोल की तरफ भाग रही थी, लेकिन कुछ किरणें अनइफेक्टेड थी, उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा था। तो उसके आधार पर जो है वो जो ये है आपके रदरफोर्ड, इन्होंने क्या किया, एक डिवीजन कर दिया कि इस प्रकार से जो ये रेडियो एक्टिव किरणें हैं उनको तीन भागों में बांट दिया। ठीक है, और वो तीन भाग कौन कौन से थे आपके, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने इन तीनों किरणों को अलग अलग नाम दिया, अल्फा, बीटा, गामा, ये तीनों क्या हैं, ग्रीक वर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके इनको देखेंगे कि ये अल्फा, बीटा, गामा ये क्या चीज है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फा किरणों की। अल्फा जो किरणें हैं उनकी क्या विशेषता है, अल्फा जो किरणें हैं वो सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो पहली विशेषता है यह सूक्ष्म धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। यानी अल्फा किरणें वास्तव में क्या है, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बनी है। दूसरी इसकी विशेषता है यह वास्तव में हीलियम 2 पॉजिटिव परमाणु होता है। ठीक है, जब इस विभिन्न जो एक्सपेरिमेंट है वो जब किए गए तो उससे पता चला कि जो अल्फा किरण है वो वास्तव में क्या है,
हीलियम जो डबल पॉजिटिव है, अगर हीलियम है उसमें द्विआवेशित हो जाए, द्विधनावेशित यानी दो चार्ज उसमें से निकल जाए, तो उसके बाद जो परमाणु बनेगा, जैसा एटम बनेगा, परमाणु सॉरी हाँ एटम बनेगा, वो क्या होगा, एग्जैक्टली अल्फा किरणों के जैसा होगा, यानी अल्फा किरणें वही हैं जो हीलियम डबल पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये भी इसकी विशेषता है। तीसरा जो है, तीसरी बात होती है इसकी जो वेलोसिटी है, इसका जो वेग है वो प्रकाश के वेग या वेलोसिटी का 1/10 होता है। ठीक है, 1/10 1/10 होता है, जितना कि सॉरी प्रकाश का जो वेग है, लाइट का जो वेलोसिटी है उसका 1/10 होता है इसका वेलोसिटी अल्फा कणों का। जो वेलोसिटी है वो इसकी 1/10 होती है, लेकिन जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है, ये गतिज ऊर्जा, वो ज्यादा होती है। इसकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है, क्योंकि ये भारी कण होते हैं। ठीक है ना, m यानी द्रव्यमान का मान अधिक होगा। तो मैंने आपको बताया था गतिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होती है। अगर m की वैल्यू ज्यादा होगी या मास की वैल्यू ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा ही होगी। समझ गए? तो ये है आपका, तो इस वजह से इसकी जो गतिज ऊर्जा है अल्फा कणों की वो अधिक होती है। आगे और भी इनकी विशेषताएं हैं। आगे जो इसकी प्रमुख विशेषता है वो है इसकी वेदन क्षमता। तो चूंकि भाई मास अधिक है तो वेदन क्षमता जाहिर सी बात है ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि भारी कण होगा वो उतनी तेजी से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो वेदन क्षमता, या जिसको आप कहते हैं पेनिट्रेटिंग पावर, सबसे कम होती है। ठीक है, पेनिट्रेटिंग का मतलब है कि किसी चीज को आर पार कर जाना, है ना। कोई भी किरण है वो कितनी मोटाई के पदार्थ को आर पार कर लेगी, वो डिपेंड करेगा उसकी पेनिट्रेटिंग पावर पर, उसकी वेदन क्षमता पर। अगर मैं इसकी बात करूं अल्फा कणों की, तो 0.1 mm का, इतनी मोटाई कि एल्युमिनियम की अगर एक कोई परत हो, चादर हो, तो वो पर्याप्त है कि इसको अल्फा कणों के को रोकने के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कम होती है, इतना ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो यह अल्फा कणों का आपने विशेषता देख ली। उसके अलावा इसकी एक और विशेषता है, वो भी लिख लेते हैं। यह है जीव कोशिकाओं को नष्ट करने में, है ना। जो एनिमल सेल होती है, अगर इसको नष्ट करना है, खत्म करना है, तो उसके लिए भी जो है वो अल्फा रेस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये है अल्फा कणों की विशेषता है। तो सबसे मुख्य विशेषता आपको याद रखनी है कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनसे बने होते हैं, और इसकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे कम होती है, वेलोसिटी हाई होती है, और जो वेलोसिटी है वो जो प्रकाश का की चाल है उसकी 1/10 होती है। ठीक है, सेकंड जो होती है वो होते हैं बीटा पार्टिकल्स, बीटा कण, या सॉरी बीटा कण नहीं होगा, ये बीटा किरणें होगा, क्योंकि जो निकल रही है वो किरणें हैं, बीटा रेज। ठीक है, तो जो बीटा कण है वो अब क्या होगा, उनकी जो वेग है वो वेलोसिटी है वो इससे कहीं ज्यादा होगी अल्फा कणों से। तो इनका जो वेग या वेलोसिटी अल्फा कणों से
9 गुनी होती है, 9 टाइम्स होती है। ठीक है। दूसरी जो विशेषता इनकी होगी वो होगी ये ऋण आवेशित कणों से बनी है। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल्स हैं उनसे मिलकर बने हैं आपकी बीटा रेज, बीटा किरणें। ठीक है। और बीटा जो किरणें हैं वो वास्तव में क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉन का ही प्रभाव होता है। जो इलेक्ट्रॉन है उन्हीं का फ्लो होता है, जो कि क्या निकलता है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से बाहर की तरफ निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन से निकलते हैं। उसी को क्या कहा है कि ये बीटा किरणें हैं, उनको बीटा किरणें नाम दिया गया है, जबकि वो किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स का ही प्रभाव होता है। ठीक है। तीसरा, इनका जो पेनिट्रेशन पावर है वो अधिक होगा गतिज ऊर्जा अल्फा किरणों से कम होगी। ठीक है। जो अल्फा किरणें हैं उनसे गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और वेधन क्षमता पेनिट्रेट पावर वो अल्फा कणों से अधिक होगी। समझ गए। यानी इसमें अगर आपको किसी एल्युमिनियम की फॉयल से इसको गुजारना है तो, या उसको रोकना है, तो एल्युमिनियम की जो फॉयल है उसकी जो मोटाई है वो करीबन 0.01 mm, इतनी mm के होनी चाहिए। 0.001 mm इतनी मोटाई की जो है एल्युमिनियम की परत है, इसको रोक पाने में सक्षम होगी। किसको? बीटा किरणों को। ठीक है। तो ये बीटा किरणों की विशेषता होगी। दूसरा जो इसमें एक जो मैंने पहले में भी लिखाया है कि जीव जो सेल्स हैं या जीव जो कोशिकाएं हैं उनको नष्ट करने में, तो यहाँ पर जो बीटा किरणें ये भी जो है वो एनिमल सेल या जो एनिमल सेल रहती है उसको समाप्त करने में, उसको खत्म करने में इस्तेमाल होती है। अब उसका यूज कहाँ होता है? मेडिकल फील्ड में होता है। ठीक है। तो ये है। और कोई विशेषता है? ठीक है। ठीक है। थर्ड है इसमें गामा किरणें। गामा जो किरणें हैं वो क्या होती हैं? ये उदासीन होती हैं। ठीक है। यानी कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जो किरणें कहीं भी मूवमेंट नहीं हुआ है जिनका, तो इसका मतलब वो क्या होगी? न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी। तो उनको इसी ने, रदरफोर्ड ने क्या दिया? गामा किरणें नाम दिया। ठीक है। तो गामा किरणें ये होगी। इनकी जो विशेषता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनकी वेधन क्षमता पेनिट्रेटिंग पावर सर्वाधिक होती है, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है। ठीक है। और इनकी जो गतिज ऊर्जा है वो क्या होगी? सबसे कम होगी। इनकी गतिज ऊर्जा सबसे कम होती है, और वेलोसिटी या जो वेग है वो प्रकाश के वेग के बराबर होता है। ठीक है। अल्फा जो किरणें हैं उनका तो प्रकाश के वेग के 1/10 होता है। उसका बीटा जो पार्टिकल्स है उनका अल्फा कणों की 9 गुना होता है, और इसका प्रकाश के वेग के बराबर ही इसका वेग या वेलोसिटी होती है। ठीक है। फिर मैंने इसमें बताया था कि मैंने एक आपको पिछले उसमें फिजिक्स के लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो उसमें सबसे पहले क्या था, गामा था, फिर एक्स रेज, फिर अल्ट्रावायलेट, इस तरीके से था, फिर विजिबल। तो जो गामा किरणें हैं वो ऑल्सो दे आर अल्ट्रावायलेट वेव्स, ठीक है। तो ये किरणें सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषता मैंने आपको क्या बताई थी कि वे तरंगें जिन्हें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी निर्वात में भी ये जो तरंगें हैं ये गति कर सकती हैं। तो उस प्रकार की जो तरंगें हैं वो क्या है, वो गामा किरणें ही हैं एक्चुअली में, ठीक है। तो ये है आपकी गामा की रेस जो कि उदासीन होती है, ठीक है। तो अब इस तरीके से आप लोग समझ चुके हैं कि अल्फा, बीटा और गामा रे क्या होती है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। आगे रेडियो एक्टिव विखंडन, यहां पे लिखा ना मैंने, रेडियो एक्टिव विखंडन। रेडियो एक्टिव विखंडन या डिसइंटीग्रेशन। रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। तो जो रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन या रेडियो एक्टिव विखंडन है वो क्या होता है कि जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसके नाभिक का जब उसमें से रेडियो एक्टिव रे निकल जाती है उसके बाद उसका जो परमाणु द्रव्यमान है उसमें परिवर्तन आ जाना, ठीक है ना। तो इसकी जो खोज है ये 1913 में सोडी फजांस तथा रदरफोर्ड ने मिलकर की। रदरफोर्ड ने की, ठीक है। इसके संबंध में एक नियम भी दिया था उन्होंने, सोडी फजान का नियम है, वो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं, इसमें जरूरी नहीं है, लेकिन आप इतना याद रखिए कि जो ये घटना होती है डिसइंटीग्रेशन की या रेडियो एक्टिव विखंडन की, इसकी खोज किसने की थी, सोडी फजांस और रदरफोर्ड ने की थी 1913 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसमें उन्होंने, मैंने जैसे कि बताया कि जो न्यूक्लियस है जब वो उससे रेडियो एक्टिव विखंडन होता है तो वो उसके परमाणु भार में चेंज हो जाता है। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल से समझिए आप, 88 रेडियम 226। देखो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है रेडियम है, जो नीचे लिखा होता है ये होता है परमाणु क्रमांक, और जो ऊपर लिखा होता है ये होता है परमाणु भार या एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। अब जब इससे अल्फा कण निकल जाएगा, अल्फा कण इससे उत्सर्जित हो जाएगा, तो ये जो है इसका जो मास है वो घट जाएगा और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो भी घट जाएगा। तो ये रेडियम से चेंज होकर रेडॉन में बदल जाएगा और ये बदल जाएगा 86 रेडॉन 224, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे कि जो रेडॉन है उसका 226 था, 88 उसका एटॉमिक नंबर था, और अल्फा पार्टिकल्स के निकल जाने के बाद इसके जो एटॉमिक नंबर में भी चेंज आ गया और इसके एटॉमिक मास में भी चेंज आ गया, और जो तत्व है उसकी प्रकृति बदल गई। ये रेडॉन से अब क्या बन गया, रेडियम बन गया, ठीक है। सॉरी, रेडियम से रेडॉन बन गया। तो जो ये तत्व Rn होता है ये होता है रेडॉन, ये किससे, रेडियम से इसमें बदल गया, किसके कारण, रेडियो एक्टिव विखंडन के कारण, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन के कारण। और रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कब होगा, जबकि उसके न्यूक्लियस से अल्फा, बीटा, गामा इस प्रकार के जो पार्टिकल्स हैं वो निकलेंगे, तो उसके बाद उसकी जो प्रकृति है वो बदल जाएगी, मास बदल जाएगा, नंबर बदल जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका रेडियो एक्टिव विखंडन, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है रेडियो एक्टिव जो विखंडन है उसको समझ गए। हमने खोज देख ली है, ये कारण भी देख लिया, अल्फा बीटा रेस भी देख लिए। अब हम बात करेंगे
अर्ध आयु, अर्ध आयु या हाफ लाइफ। ठीक है, तो हाफ लाइफ क्या होती है? अर्ध आयु। किसी भी रेडियो एक्टिव विखंडन में क्या होता है, मैंने बताया कि पदार्थ जो है वो धीरे धीरे डिके होता है, यानी कि जितना होगा शुरुआत में वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ जितने समय में अपनी प्रारंभिक अवस्था या मात्रा कह सकते हैं का आधा हो जाता है, आधा हो जाता है। ठीक है, तो रेडियो, सपोज कि अगर 1 किलो का कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, सपोज मैंने रेडियम ले लिया, तो कितने टाइम बाद वो जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था का आधा क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा या विखंडित हो जाएगा। वो काल कहलाया अर्धकाल या हाफ लाइफ। ठीक है, और ये कुछ सेकंड से लेकर कई करोड़ साल तक भी होता है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ का ये कुछ सेकंड होता है और किसी पदार्थ का ये हजारों साल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं, उदाहरण के तौर पे पोलोनियम, पीओ जिसका सूत्र होता है पोलोनियम, तो पोलोनियम जो है उसका एक आइसोटोप है 84 पोलोनियम 214, ये इसका एक आइसोटोप है या उसका समस्थानिक है। ये जो है मात्र इसका जो हाफ लाइफ है ये 10 की पावर 4 सेकेंड होती है। इतने टाइम में ये जो है अपनी संख्या का आधा चला जाता है। वहीं दूसरी तरह का अगर आप यूरेनियम की बात करें, इसका समस्थानिक क्या होता है? यूरेनियम 235 92, ठीक है, या 235 नहीं होता, 236। तो ये जो है ये डिके होने में टाइम लगाएगा लगभग 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 4.5 इंटू 10 की पावर 9 ईयर्स ये कितना ज्यादा होता है, और ये 10 की पावर -4 सेकंड ये कितना कम होता है। यानी कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो अर्ध आयु है वो कितनी होगी, हाफ लाइफ कितनी होगी, वो कुछ सेकंड से लेकर कई साल वर्ष तक भी हो सकती है। ठीक है, तो ये होती है हाफ लाइफ, जितने में कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक अवस्था का हाफ हो जाता है, डिके हो जाता है। ठीक है, तो ये है आपकी अर्ध आयु या हाफ लाइफ। ठीक है, तो ये है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है रेडियो आइसोटोप डेटिंग। रेडियो आइसोटोप डेटिंग, अब ये क्या होता है? रेडियो आइसोटोप डेटिंग का मतलब है कि कोई जो पदार्थ है, जैसे कि कोई पत्थर हो गया, कोई जीवाश्म हो गया, ठीक है, कोई पेड़ पौधा हो गया मरा हुआ, ठीक है, कुछ भी इस तरीके की जो चीजें होती हैं, इनके अंदर जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है उसकी जो छोटी सी मात्रा प्रेजेंट होती है, उसका जो है अगर उसके अंदर किसी भी पदार्थ का जो है आइसोटोप प्रेजेंट है, तो उसके माध्यम से जो है उसकी जो आयु है, एज है, उसका पता लगाना। ठीक है ना, तो वो कहलाता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप डेटिंग। और जिसमें दो जो डेटिंग है वो बहुत फेमस है। पहली है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग इसकी सहायता से जो है वो कार्बनिक वस्तुएं, जैसे हमारे जीवाश्म, मृत पेड़ पौधे, है ना, इनकी जो आयु है, एज है, उसका पता जो है लगाया जाता है किसी कार्बन डेटिंग की सहायता से। इन जो पदार्थ होते हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, जो मृत पेड़ पौधे होते हैं, इनका जैसे कि अगर डायनासोर है, कोई उसका फॉसिल मिला है, तो उसके कितना पुराना है, उसकी जो क्या एज है, उसका पता कैसे चलेगा?
उसका पता चलेगा उसके अंदर कार्बन का कोई ना कोई क्या होगा, आइसोटोप प्रेजेंट होगा, चाहे वो कार्बन 13% होगा, कार्बन 14% होगा। तो उस आइसोटोप की हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि वो कितने साल में उसकी हाफ लाइफ है, या कितने साल में वो हाफ डिके हो जाता है, कितने साल में वो इतना % डिके हो जाता है। उसके आधार पर हम क्या निकालेंगे, उस प्रेजेंट चीज का हम क्या निकालेंगे, उसकी एज का कैलकुलेशन करेंगे कि आयु कितनी है। ठीक है। उसके अलावा उसके बाद में बात करूंगा, कार्बन के बाद आता है यूरेनियम डेटिंग। इस जो यूरेनियम डेटिंग है वो निर्जीव वस्तुओं की आयु का पता लगाने के लिए, निर्जीव वस्तुओं की आयु का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे इसमें क्या क्या आएगा निर्जीव वस्तुओं में, आपकी चट्टानें, रॉक्स, कोई पत्थर पुराना, ठीक है, इस प्रकार की चीजें जो है इसमें आएगी। तो ये है आपका। तो ये जो चीजें हैं ये, क्योंकि भाई जो निर्जीव चीजें हैं उसके अंदर कौन सा पदार्थ पाया जाएगा, यूरेनियम पदार्थ कहीं ना कहीं पाया जाएगा। और यूरेनियम का कोई भी आइसोटोप जब उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, जो कैलकुलेट करके क्या निकालेंगे, उसकी डेटिंग का या एज का पता लगाएंगे। ठीक है। तो ये होती है आपका आइसोटोप डेटिंग, जिसमें दो प्रकार की डेटिंग होती है, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। ठीक है। तो ये है आपका रेडियो आइसोटोप डेटिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट और हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है अनुप्रयोग या एप्लीकेशन। भाई जो आखिर ये जो हम इतनी सारी चीजें पढ़ ली हमने रेडियो एक्टिविटी में, तो इसका यूज क्या है, उपयोग क्या है। तो जो आज के समय में जो रेडियो एक्टिविटी है, आइसोटोप है, इसका बहुत ज़्यादा डाइवर्स जो क्षेत्र हैं उसमें यूज हो रहा है। तो सबसे पहले जो यूज है वो तो है आयु का पता लगाने में, जो अभी मैंने बताया, आयु का पता लगाने में। ठीक है। चाहे वो पेड़ पौधे हो, मृत पेड़ पौधे, जीवाश्म हो, चट्टाने हो, उन सबका आयु का पता लगाने में। दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट यूज होता है वो होता है आपका ट्यूमर का पता लगाने के लिए। ट्यूमर, दिमाग में जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर का पता लगाने में। ठीक है। जो कोबाल्ट 60 होता है, इसका यूज कैंसर थेरेपी में, कैंसर थेरेपी में यूज किया जाता है। क्या, कोबाल्ट 60। क्यों, इससे जो कोबाल्ट 60 है उसकी मदद से क्या होता है, जो डेड कैंसर सेल्स होती हैं जो कि मृत हो जाती हैं, और वो क्या करती हैं फिर आगे की जो सेल्स हैं उनको भी डेड करती हैं, तो उसको जो है ये क्या करता है, किल करता है। ठीक है। तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा जो है, जो एप्लीकेशन है वो है आपके हाँ, जो पाइपलाइन बिछाई जाती है, कौन सी, गैस की, तेल की, जमीन के अंदर जो गैस पाइपलाइन, तेल पाइपलाइन बिछाई जाती है, उसके अंदर अगर किसी भी प्रकार का लीकेज है, कहीं फॉल्ट है, उस फॉल्ट को पता करने के लिए भी ये जो डेटिंग वाला जो आइसोटोप हैं इसके, रेडियो आइसोटोप, उनका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर कहीं पे वहाँ पर अगर उस प्रकार का जो मटेरियल यूज़ करते हैं, मतलब मिक्स कर देते हैं एक तरह से, जो ये होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ, अगर लीकेज होगा तो वो वहाँ पर से क्या करता है, एमिशन करता है। तो एमिशन से पता चल जाता है कि वहाँ पर लीकेज है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यूज है इसका। फिर अगर मैं बात करूं कि जो आइसोटोप होता है किसका, आयरन का, आयरन यानी लोहा, तो ये एक रेडियो आइसोटोप होता है। आइसोटोप नहीं, रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप किसका, आयरन का। इसका जो काम होता है एनीमिया का पता लगाने में। ठीक है। एनीमिया जो है उसकी
वो क्या होता है, खून की कमी जो होती है वो एनीमिया होती है। तो इसकी सहायता से हम क्या करते हैं सर, रक्त में खून की कमी या बॉडी में खून की कमी का पता लगाते हैं, एनीमिया जिसको रोग कहते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक इसमें इम्पोर्टेंट है हाँ, वो है रेडियो आइसोटोप आयोडीन। इसका उपयोग किया जाता है थायराइड ग्रंथि में किसी भी प्रकार का अगर विकार है उसका पता लगाने के लिए। थायराइड ग्रंथि कौन सी होती है, जो गले में होती है, आपको पता है, जिसके कारण अगर उसमें कोई विकार है तो उससे क्या होता है, घेंगा रोग हो जाता है। तो उस ग्रंथि में अगर किसी भी प्रकार की ग्लैंड में अगर कोई दिक्कत आ रही है, विकार है, तो वो रेडियो आइसोटोप आयोडीन की सहायता से पता किया जाता है। ठीक है, तो ये है। उसके अलावा ये है कि एक और 2-3 यूजर और हैं, उनको भी बताता हूं मैं। यूरेनियम का जो है वो एक आइसोटोप है, वो है 92 यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम 238 ये यूरेनियम का एक आइसोटोप है। इसका जो उपयोग है वो पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। पृथ्वी की आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम में विकार अगर आता है तो उसका भी पता लगाने के लिए आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा रेडियो आइसोटोप फास्फोरस का प्रयोग अस्थि रोगों का पता लगाने में। ठीक है, यानी हड्डी से संबंधित अगर किसी भी प्रकार के रोग हो रहे हैं तो उसका पता लगाने में भी जो है वो रेडियो आइसोटोप फास्फोरस का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो कितने ज्यादा इसके डाइवर्स यूजेस हैं, कैंसर से लेकर आपके कई प्रकार के जो रोग हैं उनका, ट्यूमर का पता लगाने में, पेट में जो खराबी है उसका पता लगाने में, और आपके और इसके अलावा भी इसके कुछ यूजेस होते हैं, जैसे कि जो कीटनाशक हैं उनमें इनका, उर्वरकों में इनका यूज होता है, फर्टिलाइजर में यूज होता है, कीटनाशक जो होते हैं उनमें यूज होता है, जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको मारने के लिए यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारे डाइवर्स यूजेस हैं किसके, रेडियो आइसोटोप्स या रेडियो एक्टिव पदार्थों के। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिया है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि जो पदार्थ क्या करते हैं, लगातार उस किसी प्रकार की जो किरणें होती हैं, अदृश्य किरणें, उनको उत्सर्जित करते हैं, वो रेडियो एक्टिव कहलाते हैं। फिर मैंने आपको उनकी खोज के आधार में बताया कि हेनरी बेकेरेल ने सबसे पहले खोज की। फिर उसके बाद उसमें फर्दर जो आगे की खोजें हुई वो किसने की, मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, जो कि एक दंपत्ति थे, उन्होंने उसमें अनेक प्रकार की खोजें की। फिर रेडियम की खोज की, जो कि मोस्ट क्या था, एक्टिव, एक तरह से रेडियो एक्टिव पदार्थ था। फिर आज की डेट में अगर बात करें तो 40 से ज़्यादा रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है वो खोजे जा चुके हैं। फिर हमने बात की कि उसका जो रीज़न है वो क्या होता है, लगातार जो है वो नाभिक से जो है वो विखंडन होना, वो उसका रीज़न होता है। फिर उसके आधार पर उन्होंने रदरफोर्ड ने क्या किया, डिवाइड किया उसको अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स में। उन्होंने अपना एक प्रयोग किया किसके बेसिस पे, कि उसके मूवमेंट के बेसिस पे। फिर उसके बाद जो आगे चीज़ें हैं वो है रेडियो एक्टिव विखंडन। विखंडन क्या होता है, अगेन मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस से जब पार्टिकल निकलते हैं उसके बाद न्यूक्लियस में जो है वो अपनी नेचर को बदल देता है, उसके जो एटॉमिक मास, नंबर, ये सब चीज़ें बदल जाते हैं और वो पदार्थ की प्रकृति भी बदल जाती है। उसके बाद मैंने हाफ लाइफ की बात की कि कितने टाइम में वो आधा हो जाएगा। फिर मैंने बात की रेडियो डेटिंग, जिसमें मैंने 2 चीज़ें बात की, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग, और लास्ट में मैंने उसकी एप्लीकेशंस पे बात की। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रेडियो एक्टिविटी आज थोड़ा बहुत समझ में आ चुके हुए मुझे पूर्ण तरह से आशा है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, जितना भी आया होगा। ठीक है, तो आप इसी तरीके से बने रहिए, हम आगे भी और चीज़ें पढ़ते रहेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, तो ठीक है क्लास, थैंक यू आज के लिए। और
आप तैयारी अपनी जारी रखिए और लगातार अपना फोकस बनाए रखें। ओके, थैंक यू क्लास।